व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा बिजनेस स्टडीज में बचा है एक आखिरी चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आइए जल्दी से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को खत्म कर देते हैं और इसको करने के बाद अब आपका बिजनेस स्टडीज समाप्त, फिर अकाउंटेंसी पे और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन बचा है उस पे फोकस करेंगे। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा चैप्टर का नाम देखो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, मतलब एक्ट तो बहुत बड़ा है, बस इसके अंदर आपको बेसिक्स सिखाए गए हैं कि किस तरीके से एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत एक्टिविटी मार्केट में हो रही है, कि आपको लूटा जा रहा है, कोई फरेब हो रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो आप किस तरीके से, आपकी क्या क्या राइट्स हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो उन राइट्स की मदद से। उसके साथ साथ आपको एक जिम्मेदार कंज्यूमर कैसे बनना है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको कौन से कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, वो सब बेसिक्स आपको इस चैप्टर में सिखाए जा रहे हैं बेटा जी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमें सिखाया जा रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार सिखाया जा रहा है, जो कि लेटेस्ट एक्ट है 2019 वाला। ठीक है, तो हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स टू प्रोटेक्ट, बचाना, एंड टू प्रमोट, बढ़ावा देना, किस चीज को, कंज्यूमर इंटरेस्ट को, थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। स्पीडी का मतलब क्विक, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, रिड्रेसल मतलब समाधान, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, समाधान करना, ऑफ ग्रेवेंस, ग्रेवेंस मतलब प्रॉब्लम। इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है, पूरे भारत पे एक्ट चलता है ये। एंड टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, सब पे एक्ट एप्लीकेबल होता है। आओ सर सबसे पहले कंज्यूमर किसको बोलेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर कौन कंसीडर होगा, तो कंज्यूमर में ना बेटा तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर कोई भी पर्सन कोई सामान खरीद रहा है रीसेल करने के लिए, रीसेल मतलब कि मैंने माल खरीदा बट बेचने के लिए खरीदा, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं तो फर्म हूं, तो मैं कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर। तो सर कंज्यूमर कौन, देखो तीन पॉइंट्स है। सबसे पहले कंज्यूमर इज द वन हु बाइज एनी गुड्स, जो कोई गुड्स खरीद रहा है या फिर कोई सर्विस ले रहा है फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब उसका पेमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई गुड फ्री में मिला है, कोई सर्विस फ्री में मिली है, तो फिर आप कंज्यूमर नहीं होगे। कंज्यूमर कब हो, आपने कोई गुड खरीदा, कोई सर्विस ली फॉर अ कंसीडरेशन, कुछ बदले में होना चाहिए, विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू पे। पैसा दे दिया तब भी चलेगा, वादा करा तब भी चलेगा। ठीक है, और आधा दे दिया, आधा प्रॉमिस करा है, वो सब चलता है। ठीक हो गया बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपने कोई गुड खरीदा या सर्विस खरीदा है, उसके बदले में पेमेंट या दे दिया या देने का प्रॉमिस कर दिया, तब भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। दूसरा, इसके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जो गुड को यूज कर रहे हैं, जो गुड को यूज कर रहे हैं विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अगर जो ओरिजिनल बायर है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सनग्लासेस खरीदे, ठीक है, और आपने मेरे से ये बोला कि सर ये सनग्लासेस मैं यूज कर लूं 2 दिन के लिए, मैंने कहा हाँ हाँ आप यूज कर लो, तो आपने मेरे अप्रूवल से ये गुड्स को यूज कर रहे हो आप, तो आप भी फिलहाल कंज्यूमर ही माने जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस ग्लास से कोई हार्म हो जाता है, सनग्लासेस से, और आप कंप्लेन करने जाओ, तो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप तो कंज्यूमर ही नहीं हो, ग्लासेस तो मैंने खरीदे थे तो आप तो कंज्यूमर नहीं हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने मेरे अप्रूवल से यूजर बने हो तो आपको भी कंज्यूमर जितने ही राइट्स हैं। ठीक है बेटा जी। तीसरा, इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बाय टेलीस्कोपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि कुछ भी हो, सब जगह ये एप्लीकेबल होता है। ठीक हो गया बेटा, बढ़िया सर। क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसी भी कंज्यूमर के लिए? नंबर 1 पे बोल रहा है कंज्यूमर इग्नोरेंस। बेटा जो हमारे कंज्यूमर्स है ना, वो मोस्टली इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब उनको पता ही नहीं कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो कहीं ना एक्सप्लॉइटेशन होता ही है बाजार में कंज्यूमर का। तो इग्नोरेंस की वजह से कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए, तो उसके लिए पूरा एक्ट जो है वो बनाया गया है। तो देखो क्या बोल रहा है,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आजा यार बहुत वेट कराता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर्स, जो कस्टमर्स इग्नोरेंट है उनको जानकारी देता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं उनके पास, और अवेयरनेस भी एक्ट की मदद से फैलाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स इग्नोरेंट है। दूसरा, हमारे कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ किसी गुड्स या सर्विस को लेके और आपको उसकी कंप्लेन करनी है, अब अगर आप इंडिविजुअली कंप्लेन करने जाओगे ना तो शायद आपकी बात की इतनी वैल्यू ना लगे, बट अगर 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग इकट्ठे होके जाएं तो फिर उस बात की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, एकता में ही बल होता है बच्चों। जब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन किसी कंज्यूमर के बिहाफ पे जाके कंप्लेन करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सुनवाई जल्दी होगी। हमारे यहां ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो बहुत कम है, और जो काम कर रही है वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पा रही है ना। तो देखो वही बोल रहा है कि कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, हमारे यहां पे ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या, कंज्यूमर्स इग्नोरेंट है। दूसरा, कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है। तीसरा, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है कंज्यूमर्स का। There's a lot of exploitation of the consumers as businessmen use unfair trade practices to cheat and exploit the consumers. अब देखो सारे बिजनेसमैन तो ऐसे नहीं होते, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में इस तरीके की चीजें करते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट्स, पैसे लेंगे सामान नहीं देंगे, भाग जाएंगे पैसे लेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब देखो दोनों तरफ खराब लोग होते हैं, कंज्यूमर्स में भी बहुत सारे खराब होते हैं, सेलर्स में भी बहुत सारे खराब होते हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाया जा रहा है तो कंज्यूमर को तो अच्छा ही दिखाना है, एक बार कंज्यूमर के अधिकार हमें पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया सर। आओ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, पहला पॉइंट ही क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, सरवाइव करे मार्केट में, बंद ना हो आपका धंधा, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलो। कंज्यूमर को अगर एक्सप्लॉइट करोगे, कंज्यूमर को अगर चीट करोगे, कंज्यूमर को प्रॉब्लम में डालोगे तो कुछ नहीं हो सकता, समस्या ही समस्या रहेगी। तो देखो क्या बोल रहा है, इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिशन बिजनेसमैन कैन विन एंड कैप्चर बिग शेयर ओनली when they are able to satisfy its customers। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो दिक्कत है। अब वो सेटिस्फाई कैसे होंगे, बाय डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करो यार, अगर तुम उनको एक्सप्लॉइट करोगे तो फिर उस सिनेरियो में आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए क्या फायदे की चीज है कस्टमर के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख रहे हो बिजनेस का तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बिजनेसमैन किसके रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी के। भाई अगर एज अ बिजनेसमैन आप कोई भी धंधा कर रहे हो, आप जितने भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एनर्जी हो, वो सब अल्टीमेटली आ कहां से रही है, सोसाइटी से आ रही है, सोसाइटी एज अ होल से आ रही है, बिजनेस एनवायरमेंट से आ रही है। तो आप जहां से ये सारी चीजें ले रहे हो, आप उसी समाज को चीट कैसे कर सकते हो, सीधी सी बात है या नहीं है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इमोरल या अनएथिकल हो जाएगा ना, कि जहां से कमाना शुरू करा उसी को चीट कर दिया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेक कर दिया, गलत बात है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेसमैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, दे अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो उन रिसोर्सेज को बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर के लिए लगाने चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही दो कस्टमर को, आप कस्टमर के साथ किसी प्रकार का अनफेयर प्रैक्टिसेस ना यूज करो, है ना। नंबर 4, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि मॉरली या एथिकली भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुड मॉरल्स के साथ, गुड एथिक्स के साथ बिजनेस करके चलें। नंबर 5, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप चाहते हो कि सरकार आपके बिजनेस में इंटरवीन ना करे, आपके ऊपर कभी भी कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट, कुछ भी इस तरीके की चीज ना लगाए, तो फिर ऐसा है भाई, गुड वैल्यूज के साथ, गुड मॉरल्स के साथ अच्छे तरीके से बिजनेस करें। अगर आप अच्छे से बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ रहेगी। तो देखो बोल रहा है, इफ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब बीच में गवर्नमेंट का आना, देन दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है बेटा। अब आ रहा है कौन कौन सी आपके पास कंज्यूमर राइट्स हैं। तो देखो बेटा, कंज्यूमर राइट्स जो है ना, वो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कंज्यूमर राइट्स हैं जो हमको पढ़नी है।
सही है। सबसे पहली राइट कौन सी है? सबसे पहली राइट है राइट टू सेफ्टी, सेफ रहने का अधिकार। सर सेफ रहने का अधिकार मतलब बेटा ये राइट ये बोलता है कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके से खराब मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई नुकसान हो सकता है तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि अगर मुझे नुकसान होगा इस प्रोडक्ट से तो मेरे पास राइट है एक कि मैं इसके अगेंस्ट केस कर सकता हूं। कौन सा राइट है वो? राइट टू सेफ्टी। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब जो हमें नुकसान दे सकते हैं, टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मेरी लाइफ को, मेरी प्रॉपर्टी को कहीं भी कोई नुकसान पहुंच रहा है तो मेरे पास अधिकार है कि मैं लड़ सकता हूं और बोल सकता हूं कि भैया मेरी लाइफ प्रॉपर्टी इससे डेंजर में है, मुझे ये चीज पे लड़ाई करनी है, केस करना है, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है। कौन से राइट के तहत? राइट टू सेफ्टी। ठीक है बेटा, द राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट्स द कस्टमर फ्रॉम सेल ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। Thus, consumers are educated that they should have such products which meets quality specifications। अब यहां पे देखो बच्चों, अधिकार तो चलो है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान खराब निकला, उस खराब सामान से आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ तो आप वो भरपाई ले सकते हो सेलर से। कौन से अधिकार के अंदर? राइट टू सेफ्टी के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि जो आप सामान खरीद रहे हो वो गुड क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो सामान पुअर क्वालिटी हुआ फिर कोई अधिकार नहीं है आपके पास। भाई तुमने खरीदा ही हल्का सामान है, खराब सामान है, वो तो फटेगा ही ना, खराब ही होगा ना, उससे नुकसान ही होगा ना। तो अगर ऐसी चीज चाहिए जिससे नुकसान ना हो, जिससे लाइफ अच्छी चले, तो फिर तुम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लो। फिर कुछ नुकसान होता है तो अधिकार है तुम्हारे पास, कंप्लेन कर सकते हो। दिस इज राइट टू सेफ्टी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी सर्विस लेते हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में पूरी जानकारी होने का पूर्ण रूप से अधिकार है। आप कोई भी प्रोडक्ट लो, उसके पीछे उसका कंटेंट, एमएफजी, एक्सपायरी, बैच नंबर, पता नहीं क्या क्या दिया होता है, सारी डिटेल दी होती है, कितनी एनर्जी, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, क्या क्या डला हुआ इंग्रेडिएंट, सब दिया होता है। क्यों दिया होता है? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें राइट है जानने का कि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जो मैं खरीद रहा हूं, उसमें है क्या क्या, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, हर चीज के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ दिस राइट, इसी अधिकार की वजह से लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेजिंग। आपको पैकेट पे ही सब देना पड़ता है। तो राइट टू सेफ्टी समझ गए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड समझ गए, राइट टू बी एश्योर्ड। एश्योर्ड का क्या मतलब है बच्चों? आपको कोई भी सेलर कोई चीज भेड़ नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं बेच सकता। जब तक आप एश्योर ना हो, जब तक आपको एश्योरेंस ना हो, तब तक आप उसको बोल सकते हो कि भैया और सामान दिखाओ। इसका मतलब सिंपल है, आप जितना चाहो सेलर को बोल सकते हो कि सामान दिखाओ, मुझे पसंद नहीं आ रहा। दिस इज, पहले इसको बोलते थे राइट ऑफ चॉइस या राइट टू चूज, अब क्या बोलते हैं? राइट टू बी एश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कस्टमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग्स। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको एक ही ब्रांड लेना है, आपकी इच्छा है, आप फ्री हो, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ये कौन सा अधिकार है? राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी हर्ड। हर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? हर्ड का मतलब होता है आपकी बात सुनना, आपकी बात सुनना। अगर बच्चों आप किसी चीज को लेके परेशान हो, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, आपको कंप्लेन करनी है, तो हर कंपनी का कस्टमर केयर सेल होता है, हर अच्छी कंपनी का कंप्लेन सेल होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां कंप्लेन करें, यहां फीडबैक दें, यहां मेल करें। ये क्यों दिया जा रहा है आपको? क्योंकि आपका अधिकार है कि अगर आप किसी चीज को लेके परेशान हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप बोल सकते हो कि मेरी बात सुनो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कौन सा राइट है? राइट टू बी हर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर्स हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू हर्ड और राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। आप कोर्ट में भी जाओगे अगर, तो पहले आपकी बात सुनी जाएगी, बाद में होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पहले बात सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट टू बी हर्ड है आपके पास। In case a consumer has been exploited, then he has the right to be heard
and to be assured that his interest would receive due consideration। ठीक है बेटा, इसी राइट के अंडर कंपनीज के कंप्लेंट सेल्स होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे सॉल्व हो सके। इसके बाद बच्चों राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है? सीक का मतलब आप ढूंढ रहे हो, सीक का मतलब क्या है? फाइंड करना। रिड्रेसल का मतलब क्या है? सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपको कभी भी कोई समस्या होती है, कोई एक्सप्लॉइटेशन आपके साथ होता है, तो आपका अधिकार है कि आपको कोर्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो वो अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो कौन सी राइट के अंडर मिल रहा है? राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड क्या बोलता था? कि आपकी बात सुने कोई ना कोई, अब सुनने के बाद सॉल्यूशन दे। ये कौन से अधिकार में है? सीक रिड्रेसल में। भाई अगर मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, इसका रिपेयर कर दो। रिपेयर नहीं हो सकता, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस भी नहीं हो सकता, मेरा पैसा रिफंड कर दो। सिंपल सी बात है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कहां पे मिलते हैं? कौन से अधिकार में मिलते हैं? राइट टू सीक रिड्रेसल। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कस्टमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, एक्सप्लॉइटेशन हुई है, तो कंपनसेशन मिलेगा। राइट टू रिड्रेसल इंक्लूड्स कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी या रिप्लेसमेंट या रिपेयर। जो भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया ना भाई, कोई डिफेक्ट है उसे रिपेयर कर दो। रिपेयर नहीं हो सकता, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस नहीं हो सकता तो फिर रिफंड करो भाई मेरा पैसा। और क्या, जब आप जो चीज मुझे लेनी है वो आप मुझे दे ही नहीं रहे तो फिर पैसा वापस। ठीक है, अच्छा जी। बोल रहा है बहुत सारी रिड्रेसल फॉरम्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेट करी है, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पढ़ने का अधिकार है, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए इस चीज पे। क्या बोल रहा है? द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर थ्रू आउट लाइफ। ही शुड बी अवेयर। उसको अवेयर होना चाहिए अपनी राइट्स को लेके, अपनी रिलीफ्स को लेके, अपनी ड्यूटीज को लेके। तो सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। कौन से अधिकार के अंडर? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो 6 राइट्स हैं बच्चों। इसको हम याद करेंगे ऐसे। रिचेस आर है राइट टू सेफ्टी। ये बस आपको एक याद रखना पड़ेगा। राइट टू सेफ्टी का मतलब कि अगर कोई भी किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज हो रहा है मेरी लाइफ को, मेरी प्रॉपर्टी को, तो उस केस में मुझे अधिकार है उससे बचने का। आई इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मुझे हर चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दिस इज राइट टू चूज। राइट टू चूज को अब राइट टू बी एश्योर्ड बोलते हैं। दिस इज राइट टू बी हर्ड। मेरी बात को सुनवाई होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। रिचेस, पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बढ़िया सर। अब आ गया बच्चों जिम्मेदारी। ये आसान है भाई। कंज्यूमर को अगर राइट्स मिले हैं, पावर्स मिली हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी। ये तो फेयोल ने भी बोला था कि अगर आप कहीं पे अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। लेकिन ये है बड़े आसान। देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अवेयर रहना है। अवेयर रहने का मतलब है कि आपको मार्केट में ऐसे ही आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना। अवेयर रहो कौन आपको क्या बेच रहा है। अच्छी क्वालिटी का सामान लो। इंसिस्ट करो क्वालिटी पे, फोकस करो क्वालिटी पे। पुअर क्वालिटी सामान नहीं लेना। अच्छे मार्क्स देखो, ISI मार्क, हॉल मार्क, FPO मार्क, तब सामान लो। तीसरा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेलर को सुनो अच्छे से। जो सेलर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये सामान इस तरीके से ही यूज करना है, तो अपना दिमाग मत लगाओ, उसकी बात को सुनो, उसके हिसाब से चलो। ठीक है। कॉशियस कंज्यूमर, आपको हमेशा कॉशियस रहना है, समझदार बनना है, सेलर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। एक्टिव लिसनर बनना है, एक्टिव एक्ट करने वाला इंसान बनना है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। आप अपनी बात पे पूरा भरोसा रखें, आप देखें कि क्या सही है क्या गलत है, और कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को लेकर लड़ें। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है। भाई अब एज अ कंज्यूमर अगर आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं होगे फिर कैसे काम चलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है आप खुद ऑनेस्ट रहो। कैश मेमो जरूर लो, बिल जरूर लो। आप कोई भी सामान खरीदो तो उसका प्रूफ क्या है कि आपने उस सेलर से खरीदा है, वो बिल है। तो यू शुड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। जब भी आप कोई सामान खरीदो तो बिल जरूर लो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद कंप्लेन्स फाइल करो कहां पे? एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में। एप्रोप्रिएट मतलब कौन सी एप्रोप्रिएट है सर, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सी अलग अलग फोरम्स हैं। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस, कंज्यूमर इग्नोर कर देता, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए छोटे से लॉस के लिए भी। ठीक हो गया। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बना के चलो, अकेले करोगे तो काम नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ। एनवायरमेंट फ्रेंडली रहो, एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया बच्चों। तो कोई भी आप यहाँ पे 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। अब अभी हमने बोला था कि गुड क्वालिटी सामान लेना है, तो गुड क्वालिटी की क्या पहचान है? क्वालिटी मार्क्स। कौन कौन से मार्क्स हैं? ISI, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है बेटा, इस तरीके का होता है ISI मार्क। देन एग मार्क, एग मार्क एग्रीकल्चर पे होता है। हॉलमार्क, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे होता है। वूल मार्क, ये वूल पे होता है। इको मार्क, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा ये सारे मार्क्स देख के ही सामान खरीदें। ठीक है। अब आ रहा है बच्चों, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? तो कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर, भाई जिसके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, पहले तो वही। दूसरा, कोई भी एक कंज्यूमर एसोसिएशन, एसोसिएशन भी कर सकती है कंज्यूमर के बिहाफ पे। अगर कंज्यूमर को लग रहा है मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के पास जाए, वो एसोसिएशन कर सकती है। तीसरा, सरकार कर सकती है, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। फिर वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स, अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको सेम प्रॉब्लम है, तो एक या दो उनमें से सबके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल एयर है ना, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसका लीगल वारिस है, वो लीगल एयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और कंज्यूमर अगर बच्चा है, माइनर है, तो फिर उसके पेरेंट्स। ठीक है बेटा, ये है हु कैन फाइल अ कंप्लेन। इसके बाद किसके अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, किसके खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो? ऑफ कोर्स जिसने माल बेचा है हमको, है ना। तो देखो बोल रहा है इन केस ऑफ गुड्स अगर डिफेक्टिव है, तो फिर अ कंप्लेन कैन बी फाइल अगेन मैन्युफैक्चरर या सेलर या डीलर, जिसने भी आपको माल बेचा है, मैन्युफैक्चरर ने, सेलर ने, डीलर ने, सबके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। सही है। और अगर सर्विस आपकी कोई डेफिशिएंसी है सर्विस में, तो आप सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस कर सकते हो। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, डिफेक्ट का मतलब फॉल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है बच्चों, कौन कंज्यूमर नहीं है, कौन लोग कंज्यूमर माने ही नहीं जाते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब देखो, कंज्यूमर की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, तो कंज्यूमर कौन नहीं होंगे? पहली बात, जिसने माल खरीदा रीसेल के लिए, बेचने के लिए, तो वो कंज्यूमर कहाँ है? वो तो सेलर है ना। दूसरी बात, जिसने गुड्स यूज करे विदाउट द अप्रूवल। भाई मेरा लैपटॉप खराब था, तुम आए मेरे घर पे, मैं था नहीं, तुम लैपटॉप खोल के बैठ गए, वो ब्लास्ट हो गया। अब मुझे तो पता था ना वो खराब है, तुमने मेरे बिना अप्रूवल के चला लिया, अब उस पर तुम्हें नुकसान हो गया। अब तुम केस करने जा रहे हो राइट टू सेफ्टी के अंदर, तो नहीं हो पाएगा, तुमने मेरा अप्रूवल ही नहीं लिया। सेलर की गलती थोड़ी ना है उसके अंदर। ठीक है। तीसरा, अगर किसी ने कोई सर्विस ले ली विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, भाई मुझे कोई सर्विस लेनी थी, मेरी जगह तुम चले गए, वहां तुम्हारा नुकसान हो गया। अब तुमने मेरा अप्रूवल लिया था तो आप कंज्यूमर हो, अप्रूवल नहीं लिया तो नहीं हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपने बिना किसी कंसीडरेशन के मुफ्त में कोई सामान लिया है, तब भी आप कंज्यूमर नहीं हो। द पर्सन हु अवेल एनी सर्विस विदाउट कंसीडरेशन, मुफ्त में कोई सर्विस लिया है, तब भी आप कंज्यूमर नहीं। बढ़िया सर। क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं? अगर कोई कस्टमर जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उसके पास क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, उसको क्या क्या बेनिफिट्स इस एक्ट में दिए गए हैं? तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, आप कोई भी 6 यहाँ पे याद रख सकते हो। हैं बड़े आसान। देखो, सबसे पहले डिफेक्ट को रिमूव करो। भाई कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करो, नहीं निकल सकता तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस का मतलब बदल ही दो भाई, चेंज ही कर दो। रिप्लेस भी नहीं हो सकता तो रिफंड कर दो, पैसे वापस कर दो। तो सबसे पहले आप डिफेक्ट रिमूव करो, रिप्लेस करो, रिफंड करो प्राइस। अगर कोई ज्यादा नुकसान हुआ है सामने वाले का, तो जो उसका रीजनेबल कंपनसेशन बनता है वो भरो, उसका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन दो उस चीज के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो करेक्टिव मेजर के लिए। भाई एक तो हो गया नुकसान की भरपाई, फिर उसको ठीक करना, आगे वो कैसे सुधारे उस चीज का भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अनफेयर था उसको डिसकंटिन्यू करो, जो भी अनफेयर, जो भी आप गलत कर रहे थे उसको डिसकंटिन्यू करो। कोई भी हैजार्डस माल ना बेचो, कोई भी हैजार्डस जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है वो चीजें मत बेचो। हैजार्डस गुड्स मार्केट से विड्रॉ कर लो, बिल्कुल विड्रॉ कर लो। अगर कोई भी हैजार्डस माल मैन्युफैक्चर भी हो रहा है वो भी रोक दो, टू सीज मैन्युफैक्चर और हैजार्डस गुड्स। ठीक है। उसके बाद कंपनसेट करो कोई भी लॉस या इंजरी के लिए जो कंज्यूमर को हुआ है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में। इसका मतलब क्या होता है कि जो हैजार्डस गुड्स थे
ये तो वही सेम पॉइंट हो गया कि उस पर अगर कोई कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए आपको उसको कंपनसेशन देना है। उसके बाद क्या आ रहा है, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीव्ड पार्टी। ये भी सेम पॉइंट है कि जो भी नुकसान जिस पार्टी को हुआ है उसकी एडिक्वेट कॉस्ट पूरी आपको देनी है। सही है। उसके बाद जो बच्चों कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो 3 प्रकार के हैं मेनली, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अभी के लिए ऐसा समझ लो जो सबसे छोटा कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है, उससे बड़ा स्टेट, उससे बड़ा नेशनल। तो इनको अधिकार है कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेन देन का, उसको बिल्कुल निल कर सकते हैं, नल कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो अनफेयर हो। उसके बाद आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर है तो वो भी बंद हो जाएगा अगर वो गलत है तो। ये आपको सबको रिलीफ्स अवेलेबल है एज अ कस्टमर, ठीक है बेटा, कोई भी 6-7 आप याद रख सकते हो। अब आया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज आपके पास हैं, कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं। एक कॉल आ गया बेटा इंपॉर्टेंट, 1 मिनट का टाइम दो। हाँ जी बेटा जी, तो हमारे पास बाबू 3 कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिड्रेसल एजेंसीज बोल दो या कंज्यूमर कोर्ट्स बोल दो, जो हमारे पास है, जो कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहां पे होंगी। अब वो कौन कौन सी कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली, सबसे छोटी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देखो नाम में ही है डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटे लेवल पे, शहर के लेवल पे। तो देखो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 अदर मेंबर्स होंगे बेटा इसके अंदर, एक तो प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स इसके अंदर कंपलसरीली होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन होंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बहुत बड़ी चीज है, कंज्यूमर कोर्ट है, तो कौन इसका प्रेसिडेंट होगा, नंबर 1 या तो रिटायर हो चुके या वर्किंग जज, ठीक है, या तो जो जज रिटायर हो चुके हैं, कहां से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या फिर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ऑलरेडी जज है। अब देखो सर ये कौन सा कोर्ट है, बेटा देखो क्रिमिनल का कोर्ट भी तो अलग है। अब जो कोई क्राइम कर रहा है, चाकू मर्डर कर रहा है, तो वहां के लिए कंज्यूमर कोर्ट में थोड़ी आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो वहीं के जज को ही यहां पे प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो या तो वर्किंग होंगे या रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कंप्लेन्स कितने रुपए की होंगी बेटा यहां पे कम से कम, तो देखो बोल रहा है द कंप्लेन्स फॉर गुड्स और सर्विसेज वर्थ 50 lakhs और लेस कैन बी फाइल्ड इन द एजेंसी, ठीक है। इसका मतलब यह है बेटा कि 50 लाख रुपए तक का अगर कोई गुड या सर्विस का नुकसान आपका है तो आप कहां पे कंप्लेन करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होंगे, प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उसके बाद कितने रुपए तक की कंप्लेन, 50 लाख रुपए तक की, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है आपको 5 दिन का समय दे सकती है सेटलमेंट के लिए, कि आपस में सुलझा लो यार, क्यों कोर्ट में तारीख पे तारीख चलाते हो, आपस में सुलझा लो। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में गिव ग्रीव्ड पार्टीज 5 days फॉर सेटलमेंट। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं गुड्स, अगर जरूरत होती है कि भाई क्या फ्रॉड है, क्या मिलावट है, क्या है, एंड गिव्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय जुरिस्डिक्शन, अगर एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसके साथ भी जो भी कंप्लेन हुआ है वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, इन्होंने कोई फैसला सुनाया और उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो अगले हायर कोर्ट पे जाके री अपील कर सकती है, वो अगले कोर्ट में जाके अपील कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना 45 days के अंदर अंदर। If the aggrieved party is not satisfied by the jurisdiction of the district commission, then they can file an appeal against the judgment in state commission. ये ध्यान रखना है बेटा, सही है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर होंगे, वो कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद 50 लाख या उससे कम की ही कंप्लेन यहां पे हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती, उसके लिए अगला हायर कोर्ट है, ठीक है। आपको 5 दिन मिल सकते हैं सेटलमेंट के लिए। उसके बाद अगर आपकी जो कोई गुड्स या सर्विस है, अब सर्विस के तो कोई लैब नहीं है, बट गुड्स को टेस्टिंग के लिए भी भेजा जा सकता है, फिर उसके बिहाफ पे फैसला आएगा। फैसले से अगर आप संतुष्ट हो, बहुत बढ़िया, संतुष्ट नहीं हो तो 45 days के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो अगले वाले कोर्ट में। सर अगला वाला कोर्ट कौन सा है, स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन में कौन लोग होंगे, स्टेट कमीशन में होंगे बच्चों हमारे पास प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट और कम से कम 4 और लोग होंगे। प्रेसिडेंट यहां पे भी रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकते हैं, लेकिन इस बार हाई कोर्ट के, पिछले वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे, यहां पे हाई कोर्ट के हैं। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बढ़िया हो गया ये तो बात।
बस वहां पे प्रेसिडेंट 2, यहाँ पे प्रेसिडेंट 4, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, वहां पे 50 लाख रुपए तक, यहाँ पे 50 से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक। तो क्या लिख रहा है, कंप्लेन फॉर गुड्स वर्थ मोर देन 50 लाख एंड लेस देन 2 करोड़ कैन बी फाइल्ड। ठीक हो गया बेटा। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट स्टेट कमीशन क्या करेगी, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है उसको कांटेक्ट करेगी और उसको गुड्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए भेजेगी अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, उसके बाद फैसला आएगा। अब अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो कि भैया यहां स्टेट कमीशन में कंप्लेन करी थी, अब यहां पे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास 30 दिन का समय है। डिस्ट्रिक्ट से यहां पे आने में 45 डेज का टाइम था, लेकिन यहां से आगे जाने में 30 डेज का टाइम है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो नेशनल कमीशन में, अगली बड़ी कोर्ट में, अगर आप यहां से सेटिस्फाइड नहीं हो। अब सर नेशनल कमीशन में कौन कौन होते हैं, तो देखो नेशनल कमीशन में हमें दिखेंगे प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, वन ऑफ देम शैल बी अ विमेन। प्रेसिडेंट होंगे एक, फिर से 4 अदर मेंबर होंगे, फिर से इनमें से एक का विमेन होना कंपलसरी है। पिछले वाले में प्रेसिडेंट दोनों ही कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही थी, सेटअप कर रही थी। यहां पे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कंप्लेन कितने रुपए से होगी, 2 करोड़ से अधिक की। तो 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट में, 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट में, 2 करोड़ से ऊपर नेशनल में। द कंप्लेन कैन बी फाइल इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड ₹2 करोड़। ठीक है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन इन द नेशनल कमीशन, द नेशनल कमीशन इन्फॉर्म्स द पार्टी, पार्टी को बताया जाएगा, उसके फिर से गुड्स टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे अगर जरूरत हो तो। अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, भाई जो फैसला आया वो मान लो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास फिर से 30 दिन का समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। बस अब तो सुप्रीम कोर्ट बचता है, इसके बाद कोई कंज्यूमर कोर्ट अलग से नहीं है, ये फाइनल कंज्यूमर कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, 30 दिन के अंदर अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया सर, ये एक बच्चों पूरा का पूरा डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन, प्रेसिडेंट 2 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट 4 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट 4 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, इसमें हाई कोर्ट के, इसमें सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, रेकमेंडेशन भी चाहिए। रेकमेंडेशन का मतलब, हाँ मैं बोल रहा हूं रख लो, ऐसा रेकमेंड कौन करेगा, यहां पे रेकमेंडेशन करेगी सिलेक्शन कमिटी। एक कमिटी होगी, क्योंकि यार देखो बहुत सारे जजेस हो सकते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो किसको इसका प्रेसिडेंट बनाए, रेकमेंडेशन तो चाहिए। यहां कौन रेकमेंड करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस का मतलब होता है जो सबसे सुप्रीम जज है हाई कोर्ट के, वो रेकमेंड करेंगे। यहां पे कौन रेकमेंड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस हैं, वो रेकमेंड करेंगे। ठीक है, कितने रुपए तक की कंप्लेन, 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा। यहां से सेटिस्फाई नहीं हो, 45 डेज के अंदर यहां चले जाओ। यहां से नहीं हो, 30 डेज के अंदर यहां चले जाओ। यहां से नहीं हो, 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। क्या बात है सर, मजा आ गया, वाओ। आखिरी छोटा सा टॉपिक बच्चों, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एनजीओज भी काम करती हैं। एनजीओ समझते हो ना, जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, जिनका मोटिव आप ही की मदद करना है, राइट। कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, समाज की भलाई के लिए लोग काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं ये, नंबर 1, एजुकेट करेंगे पब्लिक को अवेयर करेंगे, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उसमें कंज्यूमर को उसकी राइट्स के बारे में बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं। उसके बाद टाइम टू टाइम पीरियोडिकल्स प्रिंट करते हैं, पब्लिकेशंस छापते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देते हैं, मैगजीन्स प्रिंट करते हैं, ताकि लोगों को सब चीज़ें पता रहें। उसके बाद किसी की भी टेस्टिंग करा लेते हैं, भाई लेज का पैकेट उठा लिया, उसको लैब भेज दिया, देखो इसके अंदर कुछ हानिकारक तो नहीं है, जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है। तो एक डर बना रहता है बेचने वाले के मन में भी, यार पता नहीं कब कौन क्या टेस्ट करा ले। तो कंपैरेटिव टेस्टिंग कराना प्रोडक्ट की, लैब्स में भेजना, कंज्यूमर को एनकरेज करना कि तुम चिंता मत करो, हर तरीके से तुम्हें हेल्प करेंगे, चाहे वो लीगल एडवाइस हो, चाहे वो रेमेडी का केस हो, चाहे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, हम करेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट्स फाइल करना, भाई एक कंज्यूमर को अगर कोर्ट जाते हुए डर लग रहा है, ये लोग आपकी कंप्लेन फाइल कर देंगे कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद इनिशिएटिव लेना
इन फाइलिंग केसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों की तरफ से, जनरल पब्लिक की तरफ से, कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, सबके लिए एज अ होल हेल्प करना इनका काम रहता है। तो ये सारे बच्चों रोल ऑफ एनजीओ हो सकते हैं। और इसी के साथ टन टन सिलेबस समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब पढ़ाई करी है। बिजनेस स्टडीज हमारा खत्म। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या भला, अकाउंट्स और इको साथ में उठाते हैं और उसको भी फटाक से जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी 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 सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।